मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ ऋषभ चंद्राकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा मनीष वोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। मनीष जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल तैयार है, 9 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई है, और इस मंत्रिमंडल को यदि देखें तो कहीं ना कहीं जाति को लेकर पूरी तरह से बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश की गई है और उसमें उनको सफलता भी मिली है। लेकिन क्या लगता है आपको कि जाति के साथ ही साथ क्या काम में भी बैलेंस बना पाएंगे विष्णुदेव साय? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि विष्णुदेव साय जी का जो ये मंत्रिमंडल बना है उसमें सोशल इंजीनियरिंग, जातिगत और क्षेत्रीय आधार दोनों को ध्यान में रख करके ये मंत्रिमंडल बनाया गया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें लक्ष्य जो है वो 2024 के लोकसभा के चुनाव है, उसके आधार पर ये पूरा मंत्रिमंडल बना है। जो बात आप कह रही थी कि इसके साथ साथ जो बना है इसमें काम को लेकर के कितना परफॉर्मेंस दिखेगा, इसको लेकर के बात हो रही थी। निश्चित रूप से देखिए, काम को लेकर या परफॉर्मेंस की हम बात करें तो मंत्रिमंडल में अनुभवी के साथ साथ युवा चेहरों को भी स्थान दिया गया है। पहली बार जीत के आए जो विधायक है उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित रूप से एक चीज ये दिखती है कि अनुभवी जो हैं, जो 4 बार 5 बार के मंत्री हैं, निश्चित रूप से उनको पास तो अनुभव है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम बात करें जो नए लोगों को स्थान दिया गया उसमें कितने लोगों के पास क्या अनुभव है। तो नए लोगों में जिसमें अरुण साहू जी भी जो हैं वो पहली बार विधायक बने हैं, ओपी चौधरी पहली बार विधायक बने हैं, विजय शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, लक्ष्मी रजवाड़े भी पहली बार विधायक बनी और टंकराम वर्मा भी पहली बार विधायक बने हैं। तो इनकी सबकी यदि हम बात करें तो इसमें देखिए, ओपी चौधरी जी आईएएस रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं कई जिलों में, सचिव रहे हैं कई विभागों के, तो उनके पास एक प्रशासनिक अनुभव है, इससे कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। तो सरकार में काम करने के लिए एक उनका जो अनुभव है वो निश्चित रूप से, चूंकि विधायक पहली बार बने लेकिन प्रशासनिक कार्यों का अनुभव उनके पास में है। इसके साथ हम बात करें टंकराम वर्मा की, तो टंकराम वर्मा भी जो है वो एक मंत्री के निधि सहायक के तौर पे काम कर चुके हैं। तो सरकारी विभागों में काम करने का, प्रशासनिक कार्यों का उनके पास भी एक अनुभव है। तो वो बात होती है। इसके साथ यदि हम बात करें अरुण साहू जी की और लक्ष्मी रजवाड़े की और विजय शर्मा की, तो इनके पास में निश्चित रूप से कोई प्रशासनिक कार्यों का उतना अनुभव नहीं है। अरुण साहू जी जो है वो सांसद रहे हैं लेकिन प्रशासनिक कार्य में या सरकार में किसी प्रकार का कोई अनुभव उनके पास में नहीं है। लेकिन इतने अनुभवी लोगों के साथ में रह करके काम करने से निश्चित रूप से परफॉर्मेंस तो दिखेगा। और ये परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या इसका आउटपुट मिलता है, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, सरकार में आने के बाद उसको किस तरीके से पूरा करती हैं, ये सारी चीजें अभी भविष्य के घर में है, क्योंकि अभी तो उन्होंने शपथ ली है। परफॉर्मेंस क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो अभी अपन आकलन के आधार पर कहें तो निश्चित रूप से 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी के पास प्रशासनिक कार्यों का अनुभव तो है। जी बिल्कुल। रितेश मोरे जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। रितेश जी, जिस तरह से अब कामों के बंटवारे को लेकर मंथन और साथ ही साथ विभागों का बंटवारा कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। हालांकि जिस तरह से मनीष वोरा जी ने कहा है कि प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन किसके आधार पर किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा और क्या उससे संतुष्ट नजर आएंगे सब लोग? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आज मंत्रिमंडल का जो लंबे समय से इंतजार हो रहा था, जो गठन हो गया है, अब विभागों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अभी तक इस प्रकार से मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार हुआ और मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार हुआ, उसी प्रकार विभाग बंटवारे को लेकर भी मुझे लगता है कि थोड़ा परीक्षा करना चाहिए। कल शाम तक या सोमवार तक ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उसको लेकर दिल्ली भी रवाना हुए हैं, तो क्या दिल्ली से तय किया जाएगा कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा? दिल्ली से सहमति होगी। यहाँ से विभागों के विषय में चर्चा हो चुकी है और दिल्ली में जाकर के वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत करके सहमति लिया जाएगा कि जो पुराने और नए चेहरों के जो समावेश इस बार हुआ है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत रूप से प्रदेश को चलाने का बहुत अच्छा प्लान हुआ है, रोड मैप बना है। मुझे लगता है कि इस विषय पर प्रश्न खड़ा करते हुए छत्तीसगढ़ की जो दिशा और दशा जो तय होने वाली है, इस विषय को हमको ध्यान देना चाहिए। और ये कुछ ही दिन की बात है, कल या फिर सोमवार तक मुझे लगता है कि जो संशय बना हुआ है, जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, ऋषभ जी, साय सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपके माध्यम से सारे मंत्रिमंडल जिन्होंने शपथ ली उनको बधाई देता हूं मैं। लेकिन इस विषय में डिबेट है तो मैं आपको बताता हूं कि इस मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ अधिनायकवाद दिखा है। जनाधार वाले, वजूद वाले, अपनी पार्टी के मंत्री नेता को अपमानित करने का काम जो मोदी शाह कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, आप देखे होंगे जिस तरह से उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, अटल जी का राजनीतिक जीवन उन्होंने खत्म कर दिया। अपनी पार्टी की लोकतांत्रिक जो है उसको पूरी तरह खत्म करने का काम कर रहे हैं।
अधिनायकवाद है ये पूरा। न सलाह की जरूरत है, न सुझाव की जरूरत है। अधिनायकवाद, मोदी साहब के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता है, मंत्रिमंडल में कोई संतुलन नहीं है। तो आप अभी भी सुने होंगे नीतीश मौर्य जी के मुंह से कि उन्होंने बोला कि दिल्ली से सहमति लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो मंत्रिमंडल बनी है और जो यहाँ के सीएम बने हैं, ये सिर्फ दिल्ली और नागपुर बेस्ड और कैडर बेस्ड पार्टी बन गई है। छत्तीसगढ़ में जो भी अब सलाह होगी, जो भी मंत्रिमंडल की गठन होगी, जो भी अगला स्टेप होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से आदेश आएगा, दिल्ली के बेस पे चलेगा और नागपुर के बेस पे चलेगा। आप देख रहे होंगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, जो पिछली सरकार में काम भी हमने रोक के रखा हुआ था, और निरस्त के लिए भी कोल ब्लॉक, जो परसा कोल ब्लॉक है, उसको निरस्त के लिए हमने आवेदन यहाँ प्रस्ताव करके भेजा हुआ था। जैसे ही सरकार बनी है इनकी, भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, तथाकथित डबल इंजन की बात किया करते थे, लेकिन जैसे इनकी सरकार बनी है वहां पे तुरंत आप देख रहे होंगे कि हर न्यूज चैनल में वहां के आदिवासी विरोध कर रहे हैं, वहां के लोकल जनता विरोध कर रही है। आदिवासी का जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है मोदी और अडानी के नाम से, सिर्फ और सिर्फ मोदी अडानी के नाम से। रितेश जी जवाब दीजिएगा। अभी भी छत्तीसगढ़ में, अब आपको मैं अधिनायकवाद की जो बात कर रहा था, आप देखे होंगे कि पुन्नूलाल मोहल्ले जी यहाँ के 7 बार के विधानसभा जीते हुए हैं, 4 बार के लोकसभा जीते हुए हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। मोहन अग्रवाल जी 8 बार के हैं, तो पुन्नूलाल जी 7 बार विधानसभा और 4 बार लोकसभा के हैं, उनको दरकिनार कर दिया। गुरु खुशवंत साहब जी को मंत्रिमंडल के नाम से इन्होंने बीजेपी में लाने का काम किया था, उनको भी दरकिनार कर दिया। रेणुका सिंह जी, गोमती साह जी, लता हुसैन जी, रेणुका सिंह जी तो मुख्यमंत्री की प्रबल दरदार थी, उनके नाम से मैं तो मानता हूँ कि एक महिलाओं का वोट बैंक इन्होंने लेने का काम किया है, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने इनको वोट दिया है। रितेश जी जवाब दीजिएगा। उन्होंने भी इसका छल करने का काम किया। ओबीसी के सबसे बड़े नेता, ओबीसी के सबसे बड़े नेता मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, इसके पीछे क्या वजह? ओबीसी के सबसे बड़े नेता धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, इनको इन्होंने साइड कर दिया। तो ये जो इन्होंने वरिष्ठ नेताओं का जो उपेक्षा किया, ये इनको भारी पड़ने वाला है। ये बहुत जल्दी जो इनके आपसी सामंजस्य नहीं था, आपसी गुटबाजी थी। आप देखे होंगे कि ठीक है, रितेश जी जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री शपथ के 1 हफ्ते बाद इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है, 1 हफ्ते लगा गठन करने में। जिनके घर में खुद आग लगी हो, वो मीडिया डिबेट में बैठ करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी वो चुनाव हारे हैं, तो अभी खिंचानी दिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बेस्ड रहेगी, आप दिल्ली से मैनेज होगा, नागपुर से मैनेज होगा, जवाब दीजिए। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के दरबार में चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ सलाह ले रहे हैं, आप अधिनायक का सलाह ले रहे हैं, आप जवाब से भाग रहे हैं, जहाँ जिसका निर्णय हो जाता है आप जवाब से भाग रहे हैं। प्रियंका जी आपको आग्रह करूंगा कि इनसे जवाब लीजिए। ऋषभ जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, जवाब सुनिएगा। जी रितेश जी, कांग्रेस प्रवक्ताओं को बोलने की बड़ी बुरी बीमारी है, पहले वो बोल लेते फिर बाद में टोकते, सुन लीजिए बात को फिर आप बोलिएगा। जी रितेश जी अपनी बात पूरी करें आप। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने हार का बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए खिंचानी दिल्ली खंबा होते तो क्या करें। ये मुद्दे की बात नहीं आएंगे। जब सरकार का गठन हुआ है, आप सुन लीजिए पहले फिर आप बोलिएगा। जब तो सरकार गठन हुआ है तो इनके कांग्रेस के प्रवक्ता या इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार हमला कर रहे हैं। शुरू दिन जब हमने हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था 18 लाख आवास को लेकर, उन्होंने प्रश्न किया कि 31 रुपए क्विंटल के बाद कब करें, जब वो आदेश निकल गया, सुनिए पूरे बजट में जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, इसकी चिंता आप न करें, आप अपने घर से बचे, आपने नेता का चयन जो है दिल्ली में हुआ है, आप वहाँ स्वीकार करें, आपके प्रदेश अध्यक्ष आप स्वीकार करें, आप अपने फिर उसके बाद नहीं, लेकिन उनका सवाल है रितेश जी, उनका सवाल है कि कई सीनियर लीडर्स को किनारे कर दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? यह पीढ़ी तैयार करने की परंपरा और प्रक्रिया है। जब हमारे देश में जब प्रधानमंत्री का चेहरा जब तय हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और सहज रूप से अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने उसको स्वीकार करके आशीर्वाद दिया था। नहीं, ये बता दे जब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना हुई थी, क्या कांग्रेस में ऐसा हुआ, क्या आशीर्वाद देने का काम हुआ क्या? मुझे बता दीजिए। अभी जो मंत्रिमंडल में है तभी वो जा करके सीनियर लीडरशिप पर जा रहे। मैं 2 दिन पहले की बात बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री संजय शर्मा जी ने माननीय ब्रिजमोहन जी से जाकर के आशीर्वाद दिया, उनको धन्यवाद दिया। तो ये परंपरा भारतीय जनता
पार्टी के अंदर है। ठीक है मनीष बोरा जी, मनीष बोरा जी, जिस तरह से ऋषभ जी ने मनीष मैं आप दोनों के पास आती हूँ। मनीष बोरा जी, जिस तरह से ऋषभ जी ने सवाल उठाए हैं कि तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं उनको किनारे किया गया है, तो क्या उन्होंने खुद दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, या कहीं ना कहीं दिल्ली से जो फरमान आया उसके आधार पर मंत्रिमंडल डिसाइड किया गया है? देखिए, अब मंत्रिमंडल किस आधार पर डिसाइड किया गया है ये तो भाजपा के लोग बता सकते हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया चीजें नजर आ रही हैं उसमें सीधे तौर पे एक चीज ये दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेकंड लाइफ डेवलप करने का काम तेजी से चालू कर दिया है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, नए चेहरों को, नए लोगों को मौका दिया है। और एक और चीज जो लगातार इन राज्यों में सत्ता में बने रहे लंबे समय तक, उन चेहरों से भी जनता उबी थी और उसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में देखने को मिला था। तो भाजपा ने इस बार ये प्रयास किया है कि नई लोगों को मौका दिया जाए, उसके साथ सेकेंड लाइन डेवलप की जाए। और दूसरी बात जो कही जा रही थी कि क्या है इनको अपेक्षा की गई, तो देखिए ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस में भी वरिष्ठों को किनारे किया गया जाए। सत्यनारायण शर्मा जी उस समय के बहुत वरिष्ठ विधायक थे, उस समय धनेन्द्र साहू वरिष्ठ विधायक थे, अरुण वोरा वरिष्ठ विधायक थे, ऐसे तमाम वरिष्ठ विधायकों को छोड़ करके मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता, राजनीति है, राजनीति में अवसर आते हैं जाते हैं। यदि हम बात करें इन्हीं विष्णुदेव साय की, तो इनको भारतीय जनता पार्टी ने जब अध्यक्ष पद से हटाया था तो उस समय कांग्रेस ने ये सवाल उठाया था कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी को अध्यक्ष पद से भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। तो देखिए आज उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ बनाया है। तो ये राजनीति है, इसमें अवसर आते हैं जाते हैं और समय काल परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक दल जो है वो चेहरों का चुनाव करती है। तो इसमें कतई ये नहीं कहा जा सकता कि किसी का अपमान हो गया है या किसी को छोड़ दिया गया है, किसी की अनुभव या वरिष्ठता को दरकिनार किया गया है। पार्टी अपने हिसाब से चीजों को तय करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों अपनी समय काल परिस्थिति के हिसाब से तय करते हैं, उस हिसाब से पद और स्थान दिया जाता है। तो ये कतई नहीं हो सकता। ऋषभ जी, जिस तरह से मनीष जी ने यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी में चाहे कितना भी बड़ा पद हो, आला कमान के निर्णय पर हर कोई अपना भरोसा जताता है और उसको मानकर काम भी करता है। जिस तरह की फूट होती है वो सामने नजर नहीं आती जिस तरह कांग्रेस में दिखाई देती है। देखिए, मोदी और शाह जो दिल्ली में बैठ के सिर्फ 2 लोग बीजेपी की पार्टी के भी नेता बन गए, दूसरे पर 2 लोगों की पार्टी हो गई बीजेपी की। तो इसमें किसी की मुंह खोलने की उनके सामने अधिनायकवाद, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके सामने अधिनायकवाद के सामने किसी का मुंह नहीं खोल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने जितने भी आप मुरली मनोहर जोशी के मैंने नहीं, लेकिन आप उसे अधिनायकवाद बता रहे हैं, वो उसे अनुशासन बताते हैं। जी, अटल जी का इन्होंने राजनीतिक कैरियर खत्म करने का काम किया है, ये तो उसका नाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, असलियत क्या है? जिन्होंने बीजेपी की पार्टी खड़ा की उनको इन्होंने साइड करने का काम कर दिया, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जी को, अटल जी को साइड करने का काम कर दिया। तो ये तो इसको अनुशासन बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से नहीं अपनी पार्टी कर रहे हैं, अडानी को यही कारण है कि जिन राज्यों में हार हुई है। आपको ये बताता हूँ, 51 शहरों में हमने, 35 शहरों में हमने चुनाव जीता है और कांग्रेस केवल पीढ़ी और ऋषभ जी, उनका प्रयोग उन्हें सफलता दिला रहे हैं, इसलिए वो प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो सफलता की बात कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे कहीं पे भी नहीं थे। इनका अगर कोई चुनाव लड़ा है तो इनके जो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईडी और आईटी, उनके बेस पे इन्होंने चुनाव लड़ा है। और छत्तीसगढ़ में 5 साल गए, छत्तीसगढ़ में उनके बेस पे चुनाव लड़ा है। और आप की बात करेंगे तो हमारे 44% है, जब पिछले चुनाव में था वो इस चुनाव में भी हमारा है। इनके जो शिफ्ट हुआ है, इनके भी जो महिलाओं का आउटशिफ्ट हुआ है, उसके बेस पे इन्होंने रेणुका सिंह जी को फ्रंटल और नहीं। ऋषभ जी, एक बात करिएगा, कभी आप कहते हैं कि आपके संगठन में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, उसको उस पर आप समीक्षा करेंगे, कभी आप ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने लगते हैं और फिर ईडी की बात करने लगते हैं, तो आपकी कमी थी, इसकी वजह से आप हारे हैं या भारतीय जनता पार्टी ने ही सब कुछ किया? देखिए प्रियंका जी, ये तो नो डाउट इसमें सरकार इनकी भाजपा की बनी है, लोकतंत्र में इनका जनादेश दिया है और हमारी हार की समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं और हम करेंगे। इसको हमारे हार का रीजन क्या है इसको हम लाएंगे, कोई मत नहीं है इसमें। अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को ईडी और आईटी के माध्यम करने का काम किए हैं, इनके ग्राउंड स्तर पर रहे हैं, इनकी ईडी और आईटी चुनाव में भाजपा जनता पार्टी की
तरह काम कर रही थी वो। देश के सर्वोच्च उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का काम किया है। ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं आ रही थी, ये बात सिर्फ होती है कि केंद्रीय एजेंसियों के बराबर चुनाव लड़ने का काम किए हैं, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। अनुपूरक बजट में और डायलॉग चुनाव और जनता इनको बताएगी अभी। आपको सबसे पहले बात तो अनुपूरक बजट की बताता हूं मैं, इन्होंने चुनाव जीतने के बाद जीतने का काम कर रहे हैं। ठीक है रितेश जी आगे बढ़ती हूँ मैं, रितेश जी आगे बढ़ती हूँ मैं। मंत्रिमंडल के बंटवारे की जब बात होगी तो मुख्यमंत्री कौन सा विभाग अपने पास रख सकते हैं, इस बारे में जानकारी दे पाएंगे आप? देखिए, मैं यहाँ पर अधिकृत नहीं हूँ, ये पार्टी फोरम का विषय है और पार्टी फोरम में ये बातें गई है, तो निश्चित रूप से इसके लिए मैंने पहले ही बोला है कि इस परिणाम के लिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जो प्रश्न उठ रहा है बार बार, मनीष जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। होगा मनीष जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, सीधे तौर पे मंत्रिमंडल जो बनाया गया है उसमें एक चीज स्पष्ट दिखती है कि नजर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर थी, और मंत्रिमंडल में पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान दिया गया, और साथ लक्ष्य जो है ठीक है ऋषभ जी 5 सेकंड लीजिएगा अपनी बात, फाइनल कमेंट। छत्तीसगढ़ में इन्होंने अनुपूरक बजट जो लाया है उसके सच्चाई हम जनता के बीच में लाना के काम करेंगे। जो उन्होंने पीएम आवास के लिए जो बजट पास किया उसमें 5 लाख भी घर नहीं बन सकता है, उसके सच्चाई हम जनता के पास लाएंगे। और 2 साल के बोनस के लिए जो ठीक है ऋषभ जी, सरकार उनकी है, शुरुआत होने दीजिए फिर आप कार्य की समीक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, रितेश जी, ऋषभ जी और मनीष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन इसके बाद विभागों का बंटवारा अभी बाकी है। देखना होगा कि विभागों के बंटवारे में किस आधार पर यह फैसला लिया जाता है और उसके बाद किस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार कसौटी पर खरा उतरकर 24 के चुनाव में एक बार फिर से सरकार बनाने में मदद करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।